नमस्कार दोस्तों, यूनिक ई लीडर में आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं ये हैं श्री द्रगपाल सिंह जी रलावता। और इन्होंने जो यूनिकनेस का काम किया है पर्वतसर में आके, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। क्या इन्होंने किया, किस तरह से इन्होंने किया, क्या इनकी कहानी रही है, सभी बातें हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे अभी। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। स्कूलिंग जो है अपने आप में इतना विस्तृत कंसेप्ट है, और जिस तरह की स्कूलिंग आपने चालू की है ये याद दिलाती है हमारे देश में जो गुरुकुल का सिस्टम चलता है। बिल्कुल सर। गुरु यानी जो गुह्य को उजागर कर दे, बिल्कुल, जो आपकी छिपी हुई प्रतिभा को सामने ले आए। ऐसा ही कुछ प्रयास हमने देखा है कि आप यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। मेरा नाम द्रगपाल सिंह रलावता। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे रॉयल कैरियर एकेडमी, जो बच्चों को सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार देती है, और इससे पहले मैं CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर सेवाएं दी है। विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठान, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, इसरो, और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो वर्तमान अभी हमारे हैं नरेंद्र मोदी, जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी रहने का मौका मिला, और ट्रेनिंग सेंटर में भी कुछ समय मिला, जिससे मुझे ये मिला देखने के लिए कि जो नॉर्मली बच्चे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंसेस के लिए तैयारी करते हैं, होता यूँ है कि करने का प्रयास सारा करते हो, कोशिश सारी करते हैं, बट कहीं ना कहीं जाके विफल हो जाते हैं। कारण एक ही होता है, सही तरीके से तैयारी नहीं करना। ये इनका होता है। तो इस मॉडल को एक लेके आए हैं यहाँ पे, और पिछले 10 सालों से हजारों बच्चे यहाँ से सक्सेस होके गए हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, और ये परिचय है रॉयल कैरियर एकेडमी जो आपके सामने है। नेक्स्ट जो हम प्रयास कर रहे हैं वो रॉयल सैनिक एंड स्पोर्ट्स स्कूल। अच्छा, तो आप जो एकेडमी से आपने स्टार्ट किया और अभी आप सैनिक स्कूल की तरफ अग्रसर हैं, और मेरे ख्याल से ये आपका प्रथम वर्ष है। बिल्कुल सर, है ना, सैनिक स्कूल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैनिक स्कूल का कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में पहले से ही था या एकेडमी की सफलता के बाद में आया? नहीं सर, एक्चुअली ये प्रयास जो करना था हमें, ये पहले से ही था, शुरू से ये फिक्स था, प्रॉपरली प्लान था कि हम बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें जो फ्यूचर में उनके काम आए। ऐसी एजुकेशन नहीं हो जिससे वो केवल 10th पास कर ले, 12th पास कर ले, फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बेरोजगारों की तरह इधर से उधर घूमे। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट पहले से ही था कि बच्चों को इस हिसाब से तैयार किया जाए कि उसे रोजगार मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, प्राइवेट सेक्टर में भी जाता है तो बेहतर करके जाए, और एजुकेशन ऐसी मिले कि केवल पास होने के लिए बच्चा नहीं पढ़े। केवल पास नहीं होना है, उसे पास होने के बाद जीवन कैसे यापन करना है, जिसके अंदर कितना वो ईमानदारी से पढ़ सके। तो कॉन्सेप्ट तो पहले से ही सोचा हुआ था, पहले से ही विचार था, बस इम्प्लीमेंट अब कर रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या कुछ विशेषताएं हैं सैनिक स्कूल की, या सैनिक स्कूल आपकी दृष्टि में अभी क्यों कंपलसरी हो गया है? देखिए सर, पहली चीज तो ये है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि देश के प्रत्येक जो जवान है उनको आर्मी से जुड़ना चाहिए। 3 इयर्स जो शॉर्ट सर्विस अभी दिया है, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज एक यही आ रही है कि जब बच्चा आर्मी या डिफेंस की कोई ट्रेनिंग या ट्रेनिंग करता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ में वो मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होता है तो वो चाहे किसी भी सेक्टर में जाए, वो अपने आप को बेहतर परफॉर्म कर पाता है। क्योंकि फोर्सेस के अंदर होने को तो खैर एक रोजगार ही नहीं है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जब फोर्सेस में उस दौर से गुजरता है बच्चा, तब उसे समझ में आता है यस डिसिप्लिन लाइफ क्या होती है, जिंदगी में अनुशासन क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट है सर। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बच्चे ने सैनिक स्कूल के अंदर में एडमिशन ले लिया है तो उसके जीवन के जो बाकी के हिस्से हैं वो भी उसके प्रभावित होंगे एक अच्छे तरीके से, कि भाई वो कुछ भी काम करे, लेकिन ये जो एक अनुशासन का जो उसका सिस्टम है और किस तरीके से वो अपनी प्रतिभा के ऊपर मेहनत करे और कैसे एक टारगेट को अचीव करे। बिल्कुल सर। अब हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि सर बच्चे नॉर्मली स्कूली एजुकेशन तो लेते ही हैं, स्कूली एजुकेशन तो यहाँ पे भी लेंगे, लेकिन स्कूली एजुकेशन के साथ में उस पर कुछ भी थोपा नहीं जाएगा। मान लीजिए बच्चा कुछ गेम्स में अच्छा खेल रहा है, अब गेम्स में भी कौन सा गेम्स, जैसे उसके एटमॉस्फेयर में या वातावरण में होता है कि शूटिंग कर रहा है या फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन लगता है कि वो किस फील्ड के अंदर अच्छा कर पाता है,
उस प्रतिभा को यहाँ पे तराशा जाएगा। यहाँ पे हमने 20 प्रकार के गेम्स लिए हैं। अच्छा। जिसमें बच्चा गॉड गिफ्टेड किस में है और बच्चे के अंदर एक नेचुरलिटी किस गेम्स के लिए। मान लीजिए एक बच्चा शूटिंग में जाना चाहता है बट उसके हाथ वाइब्रेट करते हैं तो कितना भी अच्छा कर ले वो कर नहीं पाएगा। सही बात है। मान लीजिए कोई बच्चा है और बहुत अच्छा स्विमर है, बनना चाहता है बट स्विमर जैसा उसमें कुछ है नहीं तो कर नहीं पाएगा। तो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आपके अंदर भगवान ने गॉड गिफ्ट ये दिया है और आप इस काम को बेहतर तरीके से कीजिए। इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां जो 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाएगी और 12th तक पहुंचते पहुंचते बच्चे के अंदर एक ऑफिसर्स के गुण हम डेवलप कर देंगे जिससे बच्चा इंडियन आर्मी में जा सकता है, एयरफोर्स, नेवी, सिविल्स के अंदर भी जा सकता है। और इसके अलावा अगर वो कुछ ना करे कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में अपना बिजनेस भी वेल डिसिप्लिन तरीके से वो ग्रो कर पाएगा। बिल्कुल, उसका जो व्यक्तित्व है उसके विकास का जो प्रारंभ है वो जैसे आपने 6ठी क्लास से अभी स्टार्ट किया तो वहीं से शुरू हो जाता है। अच्छा सर, वैसे तो क्या है कि भाई कोई व्यक्ति जो है उसके पास में किस तरह की प्रतिभा है वो प्रतिभा अपना रास्ता बना लेती है ऐसा कहते हैं, लेकिन अगर एक एनवायरनमेंट मिलता हो तो वो जल्दी अपने मुकाम तक पहुंचती है। बिल्कुल सर, बात ऐसी है कि आप जो एकदम सही कह रहे हो प्रतिभा, लेकिन प्रतिभा अपना रास्ता खुद तय कर लेती है, बात सही है, लेकिन कई बार उसको एटमॉस्फेयर ही नहीं मिल पाता। हाँ। उसके लायक वो कुछ करना चाह रहा है लेकिन उसे गाइडेंस प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा। जब प्रॉपर्ली गाइडेंस नहीं मिल पा रहा तो फिर तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आपने यहाँ जैसे मैं देख पा रहा हूँ इतना खूबसूरत आपका कैंपस है, बहुत मेहनत आपकी लगी होगी इसमें और कभी आप हमें एक बार बुलाएं वापस। बिल्कुल, कि हम जो हम देख पा रहे हैं वो हम जनता को भी दिखाएं कि भाई किस तरह का किस स्तर का काम हमारे पर्वत सर में आप लोगों ने आके किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी आप हमें लेकिन वर्बली ये जरूर बताएं कि यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं आपने अभी तक बच्चों के लिए कर रखी है। देखिए सर, यहाँ पे मस्ट तो स्कूली एजुकेशन 6 to 12 हमने एक सिलेबस ऐसा तैयार किया है जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है और इसके साथ में स्कूली एजुकेशन के साथ में हम कुछ जोड़ रहे हैं। जैसे अभी एक नेट वगैरह पे देखते हैं कोडिंग क्या है, बच्चे का ब्रेन कैसे गेन करना है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे रीजनिंग, ठीक है, नॉर्मली हमारे पास में 10+2 करके जो बच्चे आते हैं वो 0-0-0 होते हैं, कॉम्पिटिशन्स के बारे में जानते नहीं है। तो ये तैयारी 6th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाएगी। फिर बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है उस बच्चे को उस तरफ ही डाइवर्ट किया जाएगा, न कि एक सपोज कीजिए बच्चा 10 पास करता है, बस उसका एक फिक्स टारगेट टीचर्स के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा थोप दिया जाता है। आप 90+ हैं, आप साइंस लें, बट साइंस में वो बेहतर नहीं कर पाएगा, क्या पता। उससे पूछा ही नहीं जाता, उसकी प्रतिभा का जाना ही नहीं जाता, उससे नीचे आया कॉमर्स लीजिए और बिल्कुल डाउन चल रहा है तो आर्ट्स ले लेगा। 90% वाला भी कॉमर्स ले सकता है, 90% वाला भी आर्ट्स ले सकता है, बिल्कुल। उसमें क्या प्रतिभा है हम ये तो जान ले। तो यहाँ पे जो भी बच्चे के साथ में जो आगे का जो प्रोसेस होगा वो होगा उसकी प्रतिभा के ऊपर डिपेंड। बच्चा अच्छा खेल सकता है, खेले ही। अगर बच्चा 6th क्लास के अंदर एक गेम ले लेता है, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 12th तक 5-6 साल एक ही गेम ले रहा है, तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि प्रॉपरली 100% वो नेशनल या इंटरनेशनल खेलेगा। स्कूलों में, आम स्कूलों में होता ही है कि इस बार तो बच्चा कबड्डी में है, अगले साल शायद वो खो खो खेल रहा है, उससे अगले साल क्रिकेट खेल रहा है। तो आई थिंक ये उसकी प्रतिभा, बस वो शौक हो सकता है, हाँ, प्रोफेशनली गेम्स में नहीं जा पाएगा। तो आप यहाँ जो उसका एक सेल्फ मेड जो फ्लो है जो उसके अंदर से आ रहा है, आप पहले उसको ढूंढते हो, बिल्कुल, और उसके अनुसार उसे उस गेम की तरफ एक्टिविटी में आप उसको डाइवर्ट करते हो ताकि वो आसानी से गति पकड़ ले। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है सर आपका। और इस तरह के कंसेप्ट्स की मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ पर्वत सर बल्कि सभी जगहों पे एटलीस्ट हर सिटी के अंदर में एक स्कूल तो आपके कंसेप्ट पे होनी ही चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और जितनी मेरी जानकारी है अपने हिंदुस्तान में तो पहले यही कंसेप्ट हुआ करते थे कि भाई बच्चे को गुरुजी को बढ़ा दिया जाता था कि साहब आप जानो, आपका काम जाने। आश्रम में वो रहते थे, कनेक्टिविटी नहीं रहती थी किसी तरह की, और जब बच्चा तैयार होके वापस समाज को सुपुर्द किया जाता था तो वो 16 कला संपूर्ण होके आता था कि भाई बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आशा है हम जल्द मिलेंगे। बिल्कुल। और एक हमारी इच्छा है सर कि जो ये आपका जो कैंपस है, जो आपका सिस्टम है, इसे हम सुबह से शाम तक एक बार पर्दे पे लेके आएं, बिल्कुल, कैमरे पे लेके आएं और पब्लिक को दिखाएं कि भाई इस तरह की सुविधा यहाँ पे मौजूद है। और आपके बच्चे को यदि आप सही समय पे
क्योंकि टाइमिंग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सही समय पे आपने उससे कोई सही संस्था का चुनाव करके और वहाँ भेजा, बिल्कुल, तो हो सकता है कि उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। बाकी खराब करने के लिए स्कूलों की कमी है नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के टाइम में केवल एक मैं और बात कहना चाहूंगा, बच्चों को केवल और केवल अंकों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। 90+, 92, बस अब एक रट्टू बनाया जा रहा है, किताबी कीड़े टाइप। अगर उस सिलेबस से हट के उस बच्चे से कुछ भी पूछ लिया जाए तो आई थिंक वो 0-0-0 होता है। हमने यहाँ पे क्या करना है कि बच्चों को सिलेबस से हट के भी लेके चलना है। कुछ चीजें हैं जिनको प्रैक्टिकली, जैसे आप यहाँ का एनवायरनमेंट देख रहे हैं, आज बच्चे को पता होना चाहिए फार्मिंग क्या होती है। आज बच्चे को पता होना चाहिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हर पेड़ के नीचे बॉटेनिकल नेम, इंग्लिश का, हिंदी का पूरी जानकारी, डिस्क्रिप्शन। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हमने इसरो के लिए अगर जानकारी देनी है तो प्रॉपरली यहाँ पे इसरो के लिए हमने एक मॉडल लगा रखा है। क्या बात है। बिल्कुल। इसके अलावा हमने यहाँ पे राफेल के बारे में जानकारी, पूरी डिस्क्रिप्शन, DRDO, हम RBI के लिए एक बैंक भी बना रहे हैं जिसके अंदर RBI बैंकिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रैक्टिकली क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, एक हम प्रॉपरली यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहे हैं, क्या बताया जाएगा। बिल्कुल सर। इसके अलावा हम फार्मिंग के लिए, फिशिंग वगैरह, वो सारा हम पीछे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो टोटली प्रैक्टिकली जो भी चीजें होगी वो प्रैक्टिकली होगी, थ्योरिकली कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पे हम पेरेंट्स को एक ही चीज कहते हैं कि अगर आपको अंक चाहिए तो आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको सक्सेस बच्चा चाहिए कि जिंदगी के अंदर वो कुछ कर पाए तो आप हमें भेजिए। अंकों के लिए हमारे पास बिल्कुल मत भेजिएगा, क्योंकि अंक लेके मेरे ख्याल से कोई बच्चा, बस ठीक है 2 दिन सुर्खियों में हो सकता है वो, बट जीवन का सफर तय नहीं कर सकता। चलिए सर, बातचीत वैसे अपनी ऑलमोस्ट हो चुकी है। एक जाते जाते एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा। एक जो लैंग्वेज मीडियम होता है, बिल्कुल, मैंने काफ़ी देखा है सर कि इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी मदर टंग नहीं है और बहुत सारी चीज़ें वो सिर्फ रटते हैं और समझ नहीं पाते हैं। जबकि उन्हीं बच्चों को यदि माता पिता अपना ईगो छोड़ करके और अगर हिंदी मीडियम में डलाएं तो वही बच्चे कमाल का प्रदर्शन करते हैं। बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पे आपके क्या विचार हैं? ये जो लैंग्वेज का जो एक अपने बना रखा है कि साहब इंग्लिश मीन्स बहुत ही हायर लेवल पे चला गया और हिंदी मतलब एकदम उसका कोई स्तर ही नहीं बचा। बिल्कुल। ये जो भावना है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, इसके भावना इस में मेरी एक निजी राय है कि आज तक गांव छोड़िए, देश छोड़िए, पूरे विश्व पटल पे जाइए, जिस देश ने अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज को रखा है वो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है। जिन्होंने इधर उधर से अरेंजमेंट करके लैंग्वेजेस से काम चलाया है, दूसरों की संस्कृतियों का अनुसरण किया है, वो विकासशील ही है और रहेंगे। उदाहरण के लिए चाइना, आपको समझना है तो ठीक है, मैं तो चाइनीज में ही बोलूंगा। ब्रिटेन चले जाइए आप, जापान चले जाइए आप, रसिया चले जाइए आप, कहीं पे भी चले जाइए, तो बच्चा उस चीज को अच्छी तरह समझ पाएगा जो उसकी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है। तो केवल इंग्लिश मीडियम में जाके आज हमारे जो परिवेश के अंदर जो पेरेंट्स हैं, वो मैं मानता हूँ 90% पेरेंट्स ऐसे ग्रेजुएट हो सकते हैं लेकिन वो खुद नहीं समझते बेहतर तरीके से बच्चा क्या पढ़ रहा है। बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा जो भी पढ़ रहा है बस पढ़ रहा है। बच्चे पे प्रेशर होता है, मुझे पास होना है और पास होने के लिए मुझे पूरे चैप्टर के लास्ट में जो ये 5 क्वेश्चंस है ये मुझे कैसे रटने हैं, समझने हैं। बिल्कुल। सर, मैं भी हिंदी मीडियम का बच्चा रहा हूँ। आज मुझसे आप मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे जो सिलेबस का आज पूछ लीजिए, चाहे आप नमक का दरोगा, अभी भी चैप्टर मुझे याद है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, या हमारी संस्कृति से जो भी चीजें रिलेटेड थी, हमने, हो सकता है हमारे अंक कम आए हों लेकिन हम उन कॉन्सेप्ट से बिल्कुल क्लियर हैं। और आज इंग्लिश मीडियम के किसी भी बच्चे को आप उठा लीजिए, 10th का हो चाहे 12th का हो, 5 क्वेश्चन तो जरूर उसको याद होंगे एंड वाले, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। छठा पूछ लो तो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको उसकी मदर लैंग्वेज जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमेशा इंग्लिश एक एडिशनल लैंग्वेज रहनी चाहिए, बिल्कुल कंपलसरी लैंग्वेज नहीं रहनी। नई शिक्षा नीति के अंदर यही दिया गया है कि इंग्लिश केवल एडिशनल सब्जेक्ट है, आपका कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। आप कंपलसरी इंग्लिश मीडियम में नहीं जा सकते। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर आप किसी चीज को समझ पाओगे तो मेरे ख्याल से राजस्थान कल्चर है तो राजस्थान बेहतर समझ पाओगे आप। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाके राजस्थान का ट्रांसलेट करोगे तो आई थिंक वो कनेक्ट ही नहीं बनेगा, बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और सभी दर्शकों को हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी, आशा है। यदि आप इस तरह की और इंटरव्यूज देखना चाहते हैं, इस तरह की और बातचीत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक का बटन दबाएं, जिससे हमें ये पता चले कि हम सही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं। यदि कोई सुझाव हो तो वो भी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।